हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये क्लास है कंटिन्यूएशन में लास्ट क्लास की। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम और उसके क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, जो क्या करते हैं, ट्रांसफर और रिसीव करते हैं मैसेजेस को। ठीक है, तो ये जो नर्व टिश्यूज हम बोल रहे हैं, ये नर्व टिश्यूज क्या है, इसके बारे में आज की क्लास है। ठीक है, अभी नर्व टिश्यूज जो है बेसिकली दो मेन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नर्व टिश्यूज जो है ये बेसिकली दो मेन टाइप्स के हैं। ठीक है, नर्व टिश्यूज। सो पहला टाइप क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नर्सिंग कर रहे हो, जीएनएम बीएससी जो भी कर रहे हो। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो नर्व टिश्यूज क्या है? पहला तो है न्यूरॉन से मिलकर बना है। ठीक है, न्यूरॉन्स। ठीक है, और दूसरा है हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, तो आज अभी हम क्या पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 90% जो है नर्व टिश्यूज, 90% नर्व टिश्यूज जो है वो बने न्यूरॉन्स के। ठीक है, और 10% खाली है न्यूरोग्लियल सेल्स का। ठीक है, अब ये है क्या, न्यूरॉन्स क्या है? ठीक है, न्यूरॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम की। ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है सबकी एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है, जैसे किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, जैसे वो नेफ्रॉन है ऐसे ही यहाँ पर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूरॉन्स। ओके, अब न्यूरॉन्स क्या है, जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल यूनिट है किसके? नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ये। ठीक है, ठीक है, क्या करता है, करता क्या है? ये तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, वो तो ठीक है, समझ आ गया। करता क्या है? जनरेट करता है और एंड ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को। ये नर्व इम्पल्सेस क्या है? अभी मैसेजेस कोई ऐसे तो फॉर्म में आ नहीं रहा ना, कि मैसेजेस किसी फॉर्म में जाता है ये बॉडी में, तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के थ्रू होता है नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है उसको बोला है ये नर्व इम्पल्सेस। अभी दो टाइप का होता है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रिकल हो सकता है नर्व इम्पल्सेस, या फिर केमिकल नर्व इम्पल्सेस हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? या तो हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल, या क्या हो सकते हैं, केमिकल। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिकल और केमिकल में फर्क क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होता है विद इन द न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के अंदर जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है, न्यूरॉन से बाहर नहीं जा रहा है वो ट्रांसमिशन, खाली न्यूरॉन के अभी अंदर ही है। तो विद इन द न्यूरॉन जो ट्रांसमिशन हो रहा है नर्व इम्पल्सेस का, वो हमारा है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, विद इन द न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन के अंदर जो, मान लो ये एक न्यूरॉन है, अभी हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी मैं रफली बता रही हूँ। ठीक है, मान लो ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है हमारा। ठीक है, तो जो न्यूरॉन के खाली अंदर अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो रहा है, जो अंदर खाली यहाँ इसके अंदर अंदर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो हो रहा है, ठीक है, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन। ठीक है, अब जो ना ये न्यूरॉन से यहाँ आ रहा है तो ऑब्वियसली बाहर भी जाएगा, तो फिर न्यूरॉन से जो बाहर जाएगा वो होगा हमारा केमिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, जो न्यूरॉन के अंदर अंदर ये ट्रांसमिशन हो रहा है वो है इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन, और जो ये न्यूरॉन से होते हुए बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर जाएगा न्यूरॉन से, वो होगा हमारा केमिकल ट्रांसमिशन।
तो इलेक्ट्रिकल हो गया विद इन द न्यूरॉन और केमिकल हो गया फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, वन न्यूरॉन टू अनदर। ठीक है, तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन सी हो गई कि न्यूरॉन है क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को और ट्रांसमिट भी करता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि जनरेट कर दिया और वहीं के वहीं रुक गया, वहां नहीं रुकेगा, इंपल्सेस का ट्रांसमिशन होना है ना, ट्रांसमिट करना है उनको। ठीक है, तो एक होता है इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्सेस, दूसरे होते हैं केमिकल। जो इलेक्ट्रिकल है वो है जो न्यूरॉन के अंदर अंदर इंपल्शन हो रहा है, ये ट्रांसमिशन हो रहा है, और जो केमिकल है वो है इस न्यूरॉन से जो अगले न्यूरॉन में जाएगा। ठीक है, वो होगा हमारा केमिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो अब क्या है, एक तो न्यूरॉन होते कितने हैं हमारी बॉडी में, अब आप कहोगे कितने न्यूरॉन होते हैं ऐसे। ठीक है, जो मैं कह रही हूँ न्यूरॉन से न्यूरॉन में जाएगा, तो एक दो न्यूरॉन तो होंगे नहीं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है हमारी बॉडी में। कितने न्यूरॉन है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन, अप्रोक्सीमेटली 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में, अप्रोक्स। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अप्रोक्स 86 बिलियन न्यूरॉन है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट है ये 86 बिलियन। तो और एक इसकी स्पेशलिटी क्या है न्यूरॉन का, एक मेन कि इसमें रीजनरेटिंग पावर नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है इसके अंदर, रीजनरेटिंग कैपेसिटी नहीं है। रीजनरेटिंग मतलब जैसे कि मान लो ये न्यूरॉन है, अब यहाँ कोई गड़बड़ी आ गई इसमें, तो ऐसा नहीं है कि ये गड़बड़ी आ गई तो ये अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर लेगा। बाकी जो सेल्स होते हैं वो दे आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, वो रीजनरेट हो जाते हैं, अगर डीजनरेशन हो जाए तो उससे के बाद रीजनरेशन होगा, पर इसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसके अंदर क्या नहीं होती है, रीजनरेटिंग पावर नहीं होती है। तो लिख सकते हो नो रीजनरेटिंग पावर, नो रीजनरेटिंग पावर। ये रीजनरेटिंग पावर क्यों नहीं है, कुछ तो रीजन होगा ना कि बाकी सेल तो रीजनरेट हो रहे हैं, डिवीजन हो रहा है, पर इसमें क्यों नहीं हो रहा। इसका एक ही रीजन है कि इसके अंदर क्या नहीं है, सेंट्रोमर्स एब्सेंट है इसके अंदर। ठीक है, सेंट्रोमर्स आर एब्सेंट, सेंट्रोमर एब्सेंट है इसमें, इसलिए नहीं हो पा रहा है। सेंट्रोमर किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। अब सेल डिवीजन ही नहीं होगा तो कैसे रीजनरेशन होगा ना, अगर एक बार खराब हो गया तो हो गया, एक बार डीजनरेशन न्यूरॉन का हो गया तो हो गया। वैसे भी 86 बिलियंस है, हो गया तो हो गया, रीजनरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि सेंट्रोमर्स ही नहीं प्रेजेंट है इनके अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने न्यूरॉन का भी देखा है, डेफिनेशन क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ट्रांसमिट करता है, जनरेट करता है इंपल्सेस को, दो टाइप के होते हैं वो। इंपल्सेस इलेक्ट्रिकल है तो मतलब विद इन न्यूरॉन जो है न्यूरॉन के अंदर ही जा रहा है, केमिकल मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है तो उसको बोलेंगे केमिकल। 86 बिलियन है अप्रॉक्स, नो रीजनरेटिंग पावर, सेंट्रोमर्स एब्सेंट है, और सेंट्रोमर्स एब्सेंट है, सेंट्रोमर्स क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें रीजनरेटिंग पावर नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट्स कहाँ कहाँ न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। तो एक डायग्राम की हेल्प से मैं ट्राई करूंगी समझाने का। वैसे तो ड्राइंग मेरी बहुत खराब है बट स्टिल मैं कोशिश करूंगी कि सारे पार्ट समझ आ जाए आपको कि कहाँ पर क्या होता है। सो लेट्स सी। ठीक है, तो मान लो हमारा ये एक न्यूरॉन है, उन 86 बिलियंस में से एक न्यूरॉन ये है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा एक न्यूरॉन है, आप मान सकते हो। अब देखते हैं ये इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसके पार्ट्स देखते हैं। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो ब्रांचेस बनी हुई है, ये है न्यूरॉन का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये जो एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ये है एक्सॉन,
और ये जो बीच में छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है सेल बॉडी। तो न्यूरॉन के वैसे 3 मेन पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी पार्ट्स हैं न्यूरॉन में, और भी चीजें हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स हैं और भी। तो देखते हैं, जैसे कि जो एक लेयर होती है जो पूरे न्यूरॉन को कवर करती है, ठीक है। कवरिंग है, एक पूरे न्यूरॉन के ऊपर एक कवरिंग है, ठीक है। उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? उस कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूरोलीमा। लीमा क्या है? न्यूरोलीमा, कवरिंग ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। लीमा वर्ड का मतलब ही कवरिंग होता है। अब खाली एक्सॉन के ऊपर भी एक कवरिंग है, तो जो खाली एक्सॉन के ऊपर कवरिंग है वो क्या कहलाएगी? एक्सोलीमा। तो एक्सोलीमा क्या है? एक्सॉन की कवरिंग हो गई। अब और भी इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जैसे कि यहां पर प्रेजेंट होते हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ठीक है। ये देखो आप, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। नॉब क्यों बोला? क्योंकि नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये। तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा हो गया साइनेप्टिक नॉब। अब साइनेप्टिक नॉब के अंदर भी कुछ प्रेजेंट होता है। साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? देखो, साइनेप्टिक नॉब के अंदर छोटे छोटे से ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इनका क्या नाम है? इनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसाइकल्स। अब साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर होता है हमारा मेन जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, जिसमें हमारा मेन जो ब्रांच स्ट्रक्चर है वो है डेंड्राइट। ये स्मॉल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है सेल बॉडी। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हमारा है एक्सॉन। यहाँ पर जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है ये है साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब के अंदर प्रेजेंट है साइनेप्टिक वेसाइकल्स, और साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर हमारे क्या होते हैं? होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो अब एक चीज और होती है न्यूरॉन में। न्यूरॉन में क्या है? या तो न्यूरॉन माइलिनेटेड होता है या फिर नॉन माइलिनेटेड होता है। अगर माइलिनेटेड होगा तो यहाँ पर क्या होगी? ऐसी कवरिंग्स होगी, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा अगर न्यूरॉन माइलिनेटेड है तो, ठीक है। अगर नॉन माइलिनेटेड है तो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइलिनेटेड शीथ। अगर न्यूरॉन माइलिनेटेड है तो माइलिनेटेड शीथ। या तो न्यूरॉन माइलिनेटेड हो सकता है या नॉन माइलिनेटेड हो सकता है, ठीक है। दोनों ही टाइप के न्यूरॉन हो सकते हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी पढ़ेंगे और उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में डिफरेंस क्या होता है? माइलिनेटेड, जो भी न्यूरॉन माइलिनेटेड होता है उसमें ट्रांसमिशन जो है वो रैपिडली होता है, और जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है उसमें ट्रांसमिशन थोड़ा स्लो होता है। यही एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों का। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे न्यूरॉन का। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन इसके मेन पार्ट्स हैं। माइलिनेटेड हो सकता है, नॉन माइलिनेटेड हो सकता है। एक्सॉन की कवरिंग को एक्सोलीमा बोलते हैं, पूरे न्यूरॉन की कवरिंग को न्यूरोलीमा बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे ये जो मेन पार्ट्स हैं डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन, इनका फंक्शन क्या है। ऐसे ही मैं पहले डायग्राम से बना देती हूँ, फिर मैं डिटेल में आपको लिखवाती हूँ। डेंड्राइट क्या करता है? कोई भी नर्व इम्पल्सेस जो आएंगी, ऊपर से जो नर्व इम्पल्सेस आई मसल्स से या दूसरे न्यूरॉन से नर्व इम्पल्सेस जो आ रही हैं, उन नर्व इम्पल्सेस को डेंड्राइट लेके जाएगा सेल बॉडी तक। डेंड्राइट कहाँ लेके जाएगा? नर्व इम्पल्सेस को लेके जाएगा टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है। टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर आएगा नर्व इम्पल्सेस को। फिर सेल बॉडी क्या करती है? इन नर्व इम्पल्सेस को ले जाती है एक्सॉन तक।
एक्सॉन तक ले जा रही है, ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। फिर एक्सॉन क्या करेगा, इन नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करेगा न्यूरोट्रांसमीटर्स तक, ताकि वो मैसेजेस कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो ये एक फ्लो होता है ना, ये मैसेजेस का या नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होने का एक फ्लो है। डेंड्राइट लेके आएगा दूसरे न्यूरॉन या फिर दूसरी मसल से लेके आ सकता है, वो लाएगा टूवर्ड्स द सेल बॉडी की तरफ लेके आया, फिर सेल बॉडी ने ट्रांसफर किया एक्सॉन को, एक्सॉन ने ट्रांसफर किया सिनैप्टिक वेसिकल्स तक। तो ये एक जनरल फ्लो चलता रहता है। डेंड्राइट्स हमेशा टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर जाता है ट्रांसमिशन को इम्पल्सेस के, और जो एक्सॉन है वो अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे क्यों, ये नीचे लेके जा रहा है ना, तो सेल बॉडी से तो दूर ही हो गया ना इम्पल्सन, ये ट्रांसमिशन अब दूर हो गया, और ये सेल बॉडी के पास आ रहा था, तो इसलिए टूवर्ड्स द सेल बॉडी, और एक्सॉन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन को, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं डेंड्राइट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम डेंड्राइट्स के बारे में लिख लेंगे। डेंड्राइट्स क्या है, एक शॉर्ट स्ट्रक्चर है ना, ज्यादा लंबा तो नहीं है एक्सॉन की तरह, और ब्रांच स्ट्रक्चर है, शॉर्ट एंड ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये लिखो शॉर्ट ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। क्या करता है डेंड्राइट, ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ट्रांसमिट impulses towards cell body। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, शॉर्ट और ब्रांच स्ट्रक्चर है, कहां से कहां तक लेके जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को लेकर जाता है टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है, टुवर्ड्स द सेल बॉडी की तरफ लेकर जाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या आता है, ये बीच में जो छोटा सा स्ट्रक्चर है ये है, क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी क्या है, क्या करती है, देखते हैं। सेल बॉडी क्या है, छोटा सा टू स्मॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर। कहां से कहां तक इम्पल्सेस को ले जाता है, ये इम्पल्सेस को ले जा रहा है, ये डेंड्राइट से ले जा रहा है एक्सॉन की तरफ, ठीक है। तो कहां से ट्रांसमिट करेगा इम्पल्सेस को, टुवर्ड्स द एक्सॉन ये ट्रांसमिट करेगा, टू द एक्सॉन को ले जाके दे रहा है ये इम्पल्सेस को, नर्व इम्पल्सेस को एक्सॉन को दे रहा है जाके। क्या करेगा, एक तो इट इज वेरी स्मॉल, टू स्मॉल ट्रांसमिट इम्पल्सेस, टू एक्सॉन। अब सेल बॉडी में एक बात और है, ठीक है, सेल बॉडी का क्या है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को सीएनएस में अलग नाम से हम बोलते हैं और पीएनएस में अलग नाम से बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को क्या बोलते हैं, पीएनएस में क्या बोलते हैं, गैंग्लियन या गैंग्लिया, ठीक है, गैंग्लिया बोलते हैं। न्यूरॉन तो सीएनएस में भी है, पीएनएस में भी है ना, वो तो पूरे नर्वस सिस्टम में ही है। तो लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज हैं उनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडीज हैं उनको हम गैंग्लिया के नाम से बोलते हैं, टर्म करते हैं उसको, ठीक है। अब क्या है इसका काम, एक और काम है इसका, सेल बॉडीज का क्या काम करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का फॉर्मेशन करता है। जो यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर बनकर पहुंच रहे हैं ना, बने बनाए थोड़ी आ रहे हैं ऊपर से, वो तो सिर्फ इम्पल्सेस आ रही है, नर्व इम्पल्सेस आ रही है, वो ट्रांसमिशन में फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। तो जो नर्व इम्पल्सेस ऊपर से आ रही हैं उनको फॉर्मेशन करना, किसका फॉर्मेशन करता है ये, सेल बॉडीज का काम है न्यूरोट्रांसमीटर्स का फॉर्मेशन करना। तो जो यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बनकर पहुंच रहे हैं ना, बना कौन रहा है उनको बना रही है सेल बॉडीज न्यूरोट्रांसमीटर्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो एक काम और क्या है सेल बॉडी का, फॉर्मेशन ऑफ
न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये हमारे दो हो गए। अब हमारा लास्ट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, ये जो इलोंगेटेड एक स्ट्रक्चर है, क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या है? क्या है एक्सॉन? एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। इंपल्सेस को कहां से कहां तक लेकर जाता है? इंपल्सेस को लेकर जाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द साइनेप्टिक नॉब, जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है वहां तक लेकर जाता है। ठीक है। हर न्यूरॉन में जो 86 बिलियन न्यूरॉन है, उन हर एक न्यूरॉन में सिर्फ एक ही एक्सॉन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है 10-15 एक्सॉन है न्यूरॉन में। न्यूरॉन में हमेशा एक ही एक्सॉन हो सकता है। डेंड्राइट्स तो बहुत सारे होते हैं क्योंकि ये तो ब्रांच स्ट्रक्चर है। एक्सॉन एक ही है। ठीक है, तो क्या है? ओनली वन एक्सॉन इज प्रेजेंट, वन एक्सॉन इन वन न्यूरॉन। ट्रांसमिट कहां तक कर रहा है इंपल्सेस को? अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। impulses away from cell body. ओके, तो ये हमारा हो गया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इसमें मेन पार्ट्स क्या प्रेजेंट होते हैं? डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। अब डेंड्राइट्स क्या है? शॉर्ट ब्रांच स्ट्रक्चर है, ट्रांसमिट करता है इंपल्सेस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है? एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इंपल्सेस को एक्सॉन तक लेकर जाता है। सीएनएस में ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, और पीएनएस में ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को हम बोलते हैं गैंग्लिया। क्या करती है सेल बॉडी? करती है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो और एक्सॉन क्या है? एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। न्यूरो ट्रांसमिशन कहां से कहां तक कर रहा है? ये कर रहा है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और साइनेप्टिक वेसिकल्स तक लेकर जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर हो गया न्यूरॉन का। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो किस तरीके से आता है कि अवे फ्रॉम द सेल बॉडी कौन लेकर जा रहा है नर्व इंपल्सेस को, और टुवर्ड्स द सेल बॉडी कौन लेकर जा रहा है। तो ये हमेशा याद रखना है, टुवर्ड्स द सेल बॉडी कौन लेकर जा रहा है, और अवे फ्रॉम सेल बॉडी कौन लेकर जा रहा है। आई होप अब तक तो याद ही हो गया होगा आपको, इतनी बार बता दिया मैंने अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, टुवर्ड्स फ्रॉम द सेल बॉडी, तो ये पता ही चल गया होगा। टुवर्ड्स कौन लेकर जा रहा है? ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये सेल बॉडी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे? डेंड्राइट्स। और सेल बॉडी से दूर कौन लेकर जा रहा है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी? एक्सॉन। ए फॉर अवे, ए फॉर एक्सॉन। ज्यादा याद ना रहे तो ऐसे याद कर लेना, टुवर्ड सेल बॉडी डेंड्राइट्स, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एक्सॉन। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है न्यूरॉन का। न्यूरॉन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं डेंड्राइट्स हैं, छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बीच में सेल बॉडी है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर एक्सॉन है, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये साइनेप्टिक नॉब है, इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिनके अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से हैं, क्या है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। जो एक्सॉन की कवरिंग है उसको एक्सोलीमा बोलते हैं, जो पूरे न्यूरॉन की कवरिंग है उसको न्यूरोलीमा बोलते हैं। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ये माइलिन शीथ होती है, ये प्रेजेंट है तो न्यूरॉन माइलिनेटेड कहलाएगा, और अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है तो न्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड कहलाएगा। माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड में डिफरेंस यही है कि जो माइलिनेटेड होते हैं उसमें वो माइलिन शीथ एज अ इंसुलेटर काम करती है, तो जो ट्रांसमिशन है वो रैपिडली हो जाता है। लेकिन जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है उसमें भी नर्व इंपल्सेस का ट्रांसमिशन होगा, लेकिन वो थोड़ा स्लो होगा, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो स्ट्रक्चर के बाद अब हमारा आता है मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन क्या है? अब न्यूरॉन दो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं इसके, एक तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग टाइप्स के न्यूरॉन है, और फंक्शन के हिसाब से अलग टाइप्स के न्यूरॉन है। तो लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने बताया, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और बेस्ड ऑन फंक्शन। स्ट्रक्चर के बेस पे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन,
फंक्शन के बेस पे जो देखेंगे वो हमारा होगा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब स्ट्रक्चर के बेस पे, मतलब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बेस पे किस किस तरह का सर न्यूरॉन हो सकते हैं हमारी बॉडी में, उसके हिसाब से हमारे होते हैं 4 टाइप के न्यूरॉन। ठीक है, पहला कौन सा होता है? यूनिपोलार न्यूरॉन, मल्टीपोलार न्यूरॉन, यूनिपोलार, मल्टीपोलार, बाइपोलार, और एक होता है हमारा सूडो यूनिपोलार। सूडो यूनिपोलार। तो ये 4 टाइप्स हमारे होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। यूनिपोलार एक पोल हो तो यूनिपोलार, मल्टीपोलर बहुत सारे पोल हैं, बाइपोलर 2 पोल हैं, सूडो यूनिपोलार, सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स यूनिपोलार मतलब क्या होगा? दिखेगा तो एक पोलर, लेकिन वो उसके जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो नॉर्मल एक न्यूरॉन के जो मल्टीपोलार, जो मोस्ट कॉमन न्यूरॉन है उसके जैसा ही होगा, पर दिखने में कैसा होगा? वो यूनिपोलार जैसा होगा। फंक्शनल के हिसाब से सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन है मेजर, सेंसरी और मोटर। सेंसरी न्यूरॉन और हमारा मोटर न्यूरॉन। तो ये है हमारे मेजर क्लासिफिकेशन। अब इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 टाइप्स हैं, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर, और फंक्शन के हिसाब से सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो अब इसको एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं कि कौन सा न्यूरॉन कैसा दिखता है और क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर के डिफरेंस होने से न्यूरॉन में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के टाइप पे हमारे 4 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो ये मैंने पहले से ही बना लिया, क्योंकि ये भी बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। ये डायग्राम्स थोड़े ऐसे हैं, तो ताकि टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में। तो ये 4 टाइप के हमारे न्यूरॉन्स हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब क्या है ये देखो। इसमें क्या है आप देख सकते हो, खाली एक ही पोल है इसमें जहां से हमारा एक्सॉन निकल रहा है। एक पोल है, सिंगल के लिए वर्ड यूज होता है यूनिपोलार। तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया यूनिपोलार न्यूरॉन। इट हैज सिंगल पोल, एक ही पोल है जहां से हमारा एक्सॉन निकल रहा है। सिंगल पोल, ओनली एक्सॉन अराइजेस। ठीक है, अब बाइपोलर दूसरा होता है बाइपोलर। अब देखो इसमें 2 पोल्स हैं, आप देख सकते हो इसमें 2 पोल्स हैं। एक ऊपर से हमारे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं और नीचे से हमारे एक्सॉन निकल रहा है। तो जिसमें 2 पोल होंगे वो हमारा होगा बाइपोलर। अब तीसरा हमारा टाइप होता है सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर आप देख सकते हो, ये है सूडो यूनिपोलर। इसको सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो फॉल्स यूनिपोलर क्यों बोला है इसको? कि इसमें वैसे तो एक होगा पोल, लेकिन क्या है, एक नॉर्मल न्यूरॉन की तरह है, डेंड्राइट्स भी निकल रहे हैं, एक्सॉन भी निकल रहे हैं। अगर ये यूनिपोलर होता तो क्या होता? सिर्फ इसकी तरह इसके बस एक्सॉन की इसके लिए ओपनिंग होती, लेकिन नहीं, इसमें यूनिपोलर है, दिखाया गया है। बाहर से देखोगे लगेगा कि एक ही पोल है, लेकिन इसमें डेंड्राइट्स के लिए भी पोल है और एक्सॉन के लिए भी पोल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा 4th टाइप आता है, जो कि होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या है? इसमें मल्टीपल पोल्स है। ये देखो जितने डेंड्राइट्स हैं यहाँ पे, ये पोल्स हैं। तो ये नॉर्मल मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स वो होते हैं हमारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन। जितने भी हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, अभी हम फंक्शन के टाइप पे न्यूरॉन्स जो पढ़ेंगे, तो मोटर न्यूरॉन्स जो सारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो सब जो होते हैं वो बेसिकली मल्टी न्यूरॉन्स होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। अगर एक है पोल तो यूनिपोलर। अब देखो इसमें 2 पोल हैं, तो ये हमारा हो गया बाइपोलर। ये मैंने बताया सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर। ये क्या है? ये है मल्टीपोलर। ये हमारा हो गया मल्टीपोलर। ओके, तो ये हमारे 4 स्ट्रक्चर के बेस पे है। इनके बारे में लिखने के लिए एज सच तो कुछ है नहीं, पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे कि यूनिपोलर है, इसमें एक होता है पोल, सिंगल पोल, फ्रॉम विच एक्सॉन अराइजेस। एक्सॉन अराइजेस। ठीक है,
यूनिपोलर है, सिंगल पोल है, और जहां से कि हमारा एक सिंगल पोल से क्या निकल रहा है, हमारा निकलता है एक्सॉन। तो ये हो गया हमारा यूनिपोलर। यूनिपोलर का एग्जाम्पल क्या होता है, मेनिंजियल जो हमारा है, मेनिंजियल न्यूरॉन जो होते हैं ट्राइजिमिनल नर्व के, उसमें होता है ये। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो ट्राइजिमिनल नर्व अभी हम पढ़ेंगे, जो 12 क्रेनियल नर्व होते हैं उसमें से जो हमारी 5th क्रेनियल नर्व होती है वो होती है ट्राइजिमिनल नर्व। ठीक है, तो उसकी जो मेनिंजियल कवरिंग है उसमें होते हैं ये ऑफ ट्राइजिमिनल नर्व। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिपोलर। अब बाइपोलर में क्या होगा, बाइपोलर में क्या होगा, बाइपोलर में यही है कि दो पोल्स होते हैं। ठीक है, ये रहे दो पोल्स जो है हमारे, एक से डेंड्राइट निकल रहा है, एक से एक्सॉन निकल रहा है। तो क्या है, टू पोल्स फ्रॉम वन एक्सॉन अराइजेस, एक्सॉन अराइजेस, और दूसरे से डेंड्राइट, डेंड्राइट। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो बाइपोलर न्यूरॉन है वो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं मोस्टली। जो इसका एक एग्जाम्पल है वो है कि रेटाइना में प्रेजेंट होते हैं। रेटाइना क्या है तो पता होगा आपको, हमारे आइज के इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, इंटरनल लेयर में क्या करता है, इमेजेस को कन्वर्ट कर कर ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है रेटाइना का। तो जो रेटाइना है वो है बाइपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल मतलब रेटिना के अंदर प्रेजेंट होता है ये वाला न्यूरॉन। ठीक है, अब दूसरा है हमारा सूडो यूनिपोलर। इसमें क्या होता है, इसमें है तो सिंगल पोल लेकिन इसमें दोनों चीज प्रेजेंट होंगी, एक्सॉन के लिए भी ओपनिंग है और डेंड्राइट के लिए भी ओपनिंग है। तो ये हमारा है सूडो यूनिपोलर। क्या लिख सकते हो इसमें, इट हैज वन पोल but have both axon and dendrites, axon and dendrites दोनों ही है इसमें। अब तीसरा होता है हमारा मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मतलब बहुत सारी जिसकी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे पोलर हैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टी मतलब मल्टीपोलर, बहुत सारे पोल हैं जिसके अंदर। और मोस्टली बस इसमें ये लिखो कि मोटर न्यूरॉन होते हैं, सारे मोटर न्यूरॉन जो होते हैं मल्टीपोलर होते हैं। ठीक है, सारे मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं। तो ये हमारा था स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। आप एक बार देख सकते हो कि यूनिपोलर मतलब कि एक पोल है जिसमें से कि एक्सॉन निकल रहा है, सिंगल पोल जहां से एक्सॉन निकलता है। एग्जांपल है मेनिंजियल ऑफ ट्राइजिमिनल नर्व, 5th क्रेनियल नर्व है जो हमारी। और सेकंड हमारा है बाइपोलर, देख सकते हो दो पोल्स हैं इसमें, ऊपर से एक्सॉन निकलेगा, नीचे से सॉरी ऊपर से डेंड्राइट्स निकलेंगे, नीचे से एक्सॉन निकलेगा। एग्जाम्पल है रेटिना। स्यूडो यूनिपोलर क्या है, हमारा एक ही पोल है लेकिन इसमें डेंड्राइट्स भी हैं और एक्सॉन भी है। तो वन पोल है बट इट हैव बोथ एक्सॉन और डेंड्राइट्स। इसका एग्जांपल क्या है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, ये ब्रेन के अंदर होता है। अभी हम पढ़ेंगे इसको, सभी एग्जांपल बस मैं ऐसे ही लिखवा रही हूँ। गैंग्लिया जब फ्यूचर में अभी पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को, ताकि आपको याद रहे बस। और मल्टीपोलर न्यूरॉन तो क्या है, मल्टीपोलर मतलब जितने भी मोटर न्यूरॉन्स हैं वो सारे ही मल्टीपोलर होंगे। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर के बेस पर कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, ये 4 क्लासिफिकेशंस होते हैं। आई होप आपको ये याद रहेंगे, एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर एंड लास्ट वन इज मल्टीपोलर। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि होती है फंक्शंस के बेस पर। ये तो थी स्ट्रक्चर के बेस पर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशंस क्या है न्यूरॉन की, फंक्शन के बेस पर न्यूरॉन कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। तो फंक्शंस के केस में जो न्यूरॉन है हमारा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ये 3 टाइप कौन कौन से हैं ये। एक हमारा होता है सेंसरी न्यूरॉन, ओके, एक होता है हमारा मोटर न्यूरॉन, और तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड। तो इन तीनों को देखते हैं ये होता क्या क्या है।
अब सेंसरी न्यूरॉन को हम एक वर्ड और देते हैं। सेंसरी न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन को बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट न्यूरॉन। चलो तो सेंसरी न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एज द नेम सजेस्ट, सेंसरी, सेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे देखने के लिए, विजन के लिए ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ठीक है, और टेस्ट के लिए जस्टेटरी नर्व्स होती हैं, हियरिंग के लिए ऑडिटरी नर्व्स होती हैं। तो जितनी भी सेंसेस हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, पेन, टच, प्रेशर, तो उन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? ये इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है कहाँ से कहाँ तक? पेरिफेरल बॉडी से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं हम? एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? इफरेंट। इफरेंट मतलब इफेक्ट, एक्शंस, मूवमेंट जो हो रहा है उसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का क्या करता है? मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल बॉडी तक, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन में भी बताया था ना, यही तो काम है ना हमारे नर्वस सिस्टम का। अब तीसरा आता है मिक्स्ड। मिक्स्ड क्या है? इन दोनों टाइप का मिक्सचर है, सेंसरी भी होगा, मोटर भी होगा, दोनों काम जो करेगा वो होगा मिक्स्ड न्यूरॉन, ठीक है, वो हमारा होगा मिक्स्ड न्यूरॉन। अब इसको एक एग्जांपल से मैं जैसे बताना चाहूंगी कि वो सेंसरी और मोटर कैसे काम करते हैं। मानो कि मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया। अब एक यही कॉमन एग्जांपल है, 10th से पढ़ते आ रहे हैं। किसी गर्म चीज को हाथ लगाया मैंने, तो जो मेरे हाथ के अंदर ना, इस मसल्स के अंदर और ये स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेंसरी न्यूरॉन्स। जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं ये प्रेजेंट है। तो ये जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, तो एफरेंट, मैंने गर्म चीज को टच किया, इसके अंदर एफरेंट न्यूरॉन्स थे, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। वो कहेंगे भाई गर्म लग रहा है। अब ये गर्म लग रहा है, ये मैसेज यहाँ से जाएगा हमारे ब्रेन तक। अब ब्रेन क्या करेगा? ठीक है भाई गर्म लग रहा है तो हटा ले, यही तो करेगा। लेकिन सेंसरी नहीं कर सकता ये काम अपने आप। सेंसरी क्या करेगा? बस उसने सेंस किया कि मुझे गर्म लग रहा है। अब ब्रेन क्या करेगा? यहीं पर हमारे इफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। इफरेंट मतलब मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो ब्रेन क्या करेगा? मैसेजेस को पहुंचाएगा पेरिफेरीज के थ्रू इफरेंट न्यूरॉन्स तक कि भाई बहुत गर्म लग रहा है, हटा ले, नहीं तो जल जाएगा। तो क्या होगा? इफरेंट न्यूरॉन का काम क्या है? ये हटाना, हाथ को एक्शंस करना, मूवमेंट्स करना। एफरेंट ने क्या किया? फील किया, गर्म लग रहा है, इसको फील किया, फिर उसने ब्रेन को पहुंचाया। ब्रेन ने क्या किया? इफरेंट को बताया कि गर्म लग रहा है, हाथ जल जाएगा, हटा ले। जो मूवमेंट हुआ मसल्स का वो किसने किया? मूवमेंट किया मोटर ने, इफरेंट न्यूरॉन्स ने किया। और जो जिसने फील किया वो थे हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स, एफरेंट न्यूरॉन ने फील किया, ठीक है। तो ये था कि सेंस जो करेगा वो होगा सेंसरी, जो मोटर मतलब काम करवा रहा है, मसल मूवमेंट वगैरह करवा रहा है, वो हो गया इफरेंट। तो सेंसरी के लिए लिखो आप कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेंसेस। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेस कहां से कहां तक मैसेजेस को ले जाता है? ये मैसेजेस ले जाता है पेरिफेरीज से, पेरिफेरल बॉडी या पेरिफेरीज से सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मसल मूवमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट। और ये मैसेजेस कहां से कहां तक ले जा रहे हैं? ये ले जा रहे हैं सीएनएस से कहां तक? हमारी पेरिफेरल बॉडी तक। पेरिफेरीज बोल लो, पेरिफेरल बॉडी बोल लो, या फिर बोल लो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। अब बच गया हमारा ये मिक्स्ड न्यूरॉन। क्या है भाई? मिक्स्ड न्यूरॉन बच गया हमारा। मिक्स्ड न्यूरॉन क्या है? दे आर बोथ सेंसरी एज वेल एज मोटर, बोथ सेंसरी एज वेल एज मोटर। जिनके अंदर, जिन न्यूरॉन्स के अंदर ये दोनों के ही फंक्शंस प्रेजेंट हो, ये दोनों के ही फंक्शंस प्रेजेंट हो, वो हमारा हो जाएगा मिक्स्ड न्यूरॉन। तो ये था हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेस पे हमारे हैं 3 टाइप के न्यूरॉन्स, मोटर, सेंसरी एंड मिक्स्ड। क्लासिफिकेशन में ओवरऑल हमने क्या देखा? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल में कितने टाइप के न्यूरॉन्स हमने पढ़े? 4 टाइप के। एक होता है यूनिपोलर जिसमें एक पोल हो, बाईपोलर 2 पोल हो, सूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। फंक्शन के टाइप पे हमने पढ़े 3। कौन कौन से पढ़े? हमने पढ़े सेंसरी यानी कि एफरेंट न्यूरॉन, मोटर यानी कि इफरेंट न्यूरॉन, और मिक्स्ड मतलब कि बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन न्यूरॉन्स का।
अब हमने देख लिया कि न्यूरॉन्स होते क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को, और 3 इसके मेजर पार्ट्स हमने पढ़े, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, सेल बॉडी, ये होती क्या क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा, और टाइप्स हमने पढ़े। तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है, कि फंक्शंस क्या है न्यूरॉन्स के, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं? फंक्शन मेन एक ही है न्यूरॉन का, क्या है? जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। जनरेट करना नर्व इम्पल्सेस को, और क्या करना? ट्रांसफर करना। जनरेट करके ट्रांसफर ही करना है ना, रखना थोड़ी है। पहले जनरेट करेंगे, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। तो क्या है? फंक्शंस में एक ही मेन हमारा फंक्शन है जो, अब क्या है हम इसको समझेंगे। ये जो जनरेशन ट्रांसमिशन हम बार बार बोले जा रहे हैं ना, जनरेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? न्यूरॉन के अंदर कैसे जनरेट कर रहे हैं ये इम्पल्सेस, और ट्रांसमिट कैसे हो रहे हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या है, लिख लो एक बार कि क्या है इसका मेन फंक्शन है क्या? क्या है? जनरेट करना और ट्रांसफर करना नर्व इम्पल्सेस को, टू जनरेट and transmit the nerve impulses. Nerve impulses. तो ये कैसे करता है जनरेशन नर्व इम्पल्सेस का, और कैसे ये ट्रांसमिट करता है, तो ये हम देखते हैं। मानो कि ये एक न्यूरॉन है, ओके, ये हमारा एक न्यूरॉन है, ये सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, ठीक है। यहाँ पर वही सिनैप्टिक वेसिकल्स हैं, अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सबके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। ये एक दूसरा न्यूरॉन है, ऐसी 4 न्यूरॉन बनाऊंगी मैं, क्योंकि 4 मेन स्टेप है उनको समझाने के लिए। वही सेम यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स का प्रेजेंस होगा, ठीक है। ये डेंड्राइट्स और ये हमारी सेल बॉडी, ठीक है। और ये हमारा 4th वन हो गया, ठीक। लास्ट 4 चीजें समझानी है इसलिए, तो देखने की कोशिश करना इसको। ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है ये तो समझ आ ही गया होगा। डेंड्राइट से जाता है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाता है एक्सॉन की तरफ, एक्सॉन की तरफ से जाता है साइनेप्टिक नॉब में, साइनेप्टिक नॉब में सिनैप्टिक वेसिकल्स हैं, जिसके अंदर हमारे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं, क्या होते हैं, और कैसे न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, या फिर एक न्यूरॉन से दूसरी मसल्स में, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये जो न्यूरॉन है ये नेगेटिवली चार्ज होता है पूरा, ठीक है। न्यूरॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। अब इसके अंदर क्या होता है, इंट्रासेलुलर सेलुलर कीटायन कौन सा प्रेजेंट होता है इसके अंदर? होता है पोटेशियम, और बाहर कौन सा होता है? सोडियम। कैटायन क्यों बोल रही हूँ मैं? जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो कैटायन होते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो होते हैं एनायंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन कौन सा है और मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन कौन सा है। तो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है सोडियम हमारा, और मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन है हमारा पोटेशियम। यही होता है हर सेल में मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर इज सोडियम एंड मेजर इंट्रासेलुलर इज ऑलवेज पोटेशियम। तो होता क्या है, जब तक कोई स्टिमुलेशन नहीं होता है बॉडी में, जब तक कोई स्टिमुलेशन नहीं है न्यूरॉन के लिए, तो न्यूरॉन रहता है रेस्ट में, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट में है, मतलब उसको अभी कोई स्टिमुलेशन नहीं हुआ है। जैसे मैंने बोला ना, हाथ गर्म है तब लगाएंगे, तो तभी तो स्टिमुलेट होगा ना, जब बॉडी में कुछ होगा तभी तो स्टिमुलेशन होगा ना। अभी कुछ नहीं हो रहा तो स्टिमुलेट नहीं हुआ जैसे कि, तो तब ये क्या है, न्यूरॉन पूरा नेगेटिवली चार्ज है। और किस में होता है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको हम बोलते हैं RMP स्टेट में। किसमें?
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट है। ये आरएमपी स्टेट है। अब क्या है कि कोई ट्रांसमिशन अभी हो नहीं रहा है, अभी सब ये नेगेटिवली चार्ज है, बाहर हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन प्रेजेंट है। अब होता क्या है, जब कोई स्टिमुलेशन होता है, मान लो स्टिमुलेशन हो गया, ठीक है, कुछ स्टिमुलेशन हुआ है, कोई स्टिमुलेशन जब होता है तो होता क्या है कि ये जो अभी तक नेगेटिवली चार्ज था आयन, ये सोडियम जो है बाहर से आ जाता है अंदर, ये जो सोडियम था ये आ जाता है अंदर, तो ये क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज होना, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोडियम हमारा केटायन है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो जब जैसे ही स्टिमुलेशन हुआ तो क्या करेगा, क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आफ्टर स्टिमुलेशन जो सेल की परमिएबिलिटी है ना, सेल की परमिएबिलिटी हो जाती है इंक्रीज, सेल की परमिएबिलिटी हो जाती है इंक्रीजेस, ठीक है, ये बढ़ जाती है। तो जब सेल की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो सोडियम को आसानी होती है अंदर जाने में, तो जो ये केटायन है ये अंदर चला जाता है, तो इसको हम ये भी बोलते हैं कि सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, ये सोडियम चैनल ओपन हो गए। अब इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, जब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आने लग गए, सोडियम हमारा अंदर आ रहा है अब, ठीक है, और क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि सेल की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इस स्टेज का एक नाम होता है, इस स्टेज को बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल, इसको हमने नाम दिया एक्शन पोटेंशियल, मतलब अब न्यूरॉन एक्शन में आ गया है। जब तक स्टिमुलेशन नहीं हुआ था वो रेस्ट में था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था, कोई स्टिमुलेशन नहीं था तो उसको कुछ कर नहीं रहा था, ठीक है। अभी बहुत सेकंड्स का होता है, ऐसा नहीं है कि दिन दिन भर न्यूरॉन का कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का काम है ये, ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता है कितनी देर में क्या हो जाता है। तो क्या है, अब ये एक्शन पोटेंशियल है, मतलब एक्शन में आ गया ना न्यूरॉन, तब तक तो खाली पड़ा था, कुछ काम नहीं था इसको। तो क्या हुआ, जब सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई, क्योंकि उसको स्टिमुलेट किया हमने, बाहर से कुछ बॉडी में स्टिमुलेशन आ रहा है, तो सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज हो गई, सोडियम के चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है, इंट्रासेलुलर होना शुरू हो जाता है। तो क्या करता है, ये जो इतनी देर से नेगेटिवली चार्ज हमारा न्यूरॉन पड़ा हुआ था, अब उसको करने लग जाता है ये पॉजिटिवली चार्ज, और ऐसे ही ये ट्रांसमिट होने लगती है, यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज ही इम्पल्सेस ट्रांसमिट होने लगती हैं। तो होता क्या है फिर, यहाँ पर ये न्यूरॉन क्या है, अब पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, पूरी तरह से अब सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो जो ये न्यूरॉन पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, इसको हम क्या नाम देंगे, इस स्टेज को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन कहलाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और अभी ये पॉजिटिवली चार्ज ही जो है नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होंगी। ले एक बात याद रखनी है कि जो डीपोलराइज्ड न्यूरॉन है खाली वही ट्रांसमिट कर सकते हैं इम्पल्सेस, एक्शन पोटेंशियल में या रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या है, ट्रांसमिशन नहीं होगा। जब डीपोलराइज्ड हो गया, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज जब हो जाएगा, जब डीपोलराइज्ड हो जाएगा न्यूरॉन, तभी वो न्यूरॉन ट्रांसमिट करेगा इम्पल्सेस को। तो यहाँ पे लिख लो आप, ओनली depolarized neuron can transmit impulses. Only depolarized neuron can transmit the impulses. Can transmit impulses. अब क्या हुआ, अब हमारा काम जो है ऑलमोस्ट पूरा हो गया, ठीक है। क्या हुआ, पहले यहाँ पे रेस्ट में था, स्टिमुलेशन हुआ, सोडियम चैनल ओपन हो गए, सेल की परमिएबिलिटी बढ़ गई, सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से सोडियम अंदर चला गया, इंट्रासेलुलर होकर उसने क्या करा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज था पहले पॉजिटिव होना शुरू हो गया, एक्शन में आ गया न्यूरॉन, तो उसको बोल दिया हमने एक्शन पोटेंशियल। फिर क्या हुआ, ये पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो गया न्यूरॉन,
पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज होकर फिर इसने ट्रांसमिशन शुरू कर दिया, और जहां तक भी जो टारगेट सेल थे उसको वहां तक पहुंच गया, मतलब कि यहाँ से ये जाना शुरू हुआ फिर, और ये यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो प्रेजेंट है, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स तक ये नर्व इम्पल्सेस चले गए, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस चले गए, ट्रांसमीटर्स तक चले गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स तक, ठीक है। इसको हमने कहा डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन में क्या है, खाली जो डीपोलराइज न्यूरॉन्स होते हैं वही ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को, ठीक है। अब जब ये पहुंच ही गया न्यूरोट्रांसमीटर्स तक, तो अब आगे का काम जो है वो हमारे ट्रांसमीटर्स करेंगे, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है अब उनका काम है, ठीक है। तो अब इसके बाद न्यूरॉन का क्या होगा, न्यूरॉन का क्या होगा, यही तो इम्पोर्टेंट बात है जानने की। न्यूरॉन का क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेचारा, ये तो फिर से रेस्ट में चला जाएगा अपना काम करके, फिर से हो गया ये नेगेटिव चार्ज, और ये आ गया फिर से हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, आरएमपी में आ गया है, फिर से आ गया है, इसलिए इसको हमने नाम दिया स्टेट को रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये था ट्रांसमिशन और जनरेशन कैसे होता है। यहां से स्टिमुलेट होके गया, जब पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो बोल दिया डीपोलराइज्ड हो गया है, डीपोलराइज्ड होकर इसने क्या किया, न्यूरोट्रांसमीटर तक नर्व इम्पल्सेस पहुंचा दी। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे आगे काम करेंगे वो बताऊंगी मैं कि आगे कैसे ट्रांसमिशन हुआ। फिर ये न्यूरॉन का क्या होता है, ये दोबारा चला जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, जिसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। अब इसके बाद क्या होगा, यहां तक पहुंच गया न्यूरोट्रांसमीटर्स तक, नर्व इम्पल्सेस पहुंच गई, पर काम थोड़ी खत्म हुआ, वहीं तक थोड़ी रहेगी नर्व इम्पल्सेस। अब यहाँ के बाद ये न्यूरॉन के बाद या तो एक और न्यूरॉन होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, देखो ये न्यूरॉन है तो इसके नीचे या तो एक और न्यूरॉन होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, या होगी मसल्स, ठीक है। तो इससे इस तक न्यूरोट्रांसमीटर्स, मतलब न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या फिर न्यूरॉन से मसल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे जाएंगे वो देखना है। पहले तो एक दो जनरल सी टर्म्स देख लेते हैं हम। देखो, मान लो ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन या तो न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है या फिर होता है मसल्स से। ये मसल है हमारी एक, मान लो ऐसे ही एज्यूम कर लो मसल है। तो न्यूरॉन और मसल या फिर न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है ना, ये एक स्पेस है ना खाली, जुड़े नहीं होते कभी भी। ऐसा नहीं होगा कि न्यूरॉन न्यूरॉन से बिल्कुल चिपका होगा या न्यूरॉन मसल्स के साथ चिपका होगा, चिपका कभी नहीं होता है, इनके बीच में एक स्पेस होता है। इस स्पेस को हम कहते हैं साइनैप्स, साइनैप्स कहते हैं इसको, ठीक है। और जो साइनैप्स के पहले होगा उसको हम बोलेंगे, ये इधर जो भी है वो होगा हमारा प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और जो साइनैप्स के बाद होगा उसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अभी साइनैप्स क्या होता है, बीच का स्पेस है, क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। फ्लूइड फिल्ड स्पेस क्या करता है, that connect a neuron to another neuron or neuron to some muscles. Fluid filled space that connect neuron to neuron, neuron to neuron, या फिर न्यूरॉन टू मसल्स। अब इन दोनों के अलग अलग नाम है, ठीक है। अगर न्यूरॉन टू न्यूरॉन है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रान्यूरल जंक्शन, इंट्रान्यूरल जंक्शन। और अगर न्यूरॉन टू मसल है तो क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये सिर्फ एक जनरल आइडिया देने के लिए था कि मसल्स से कनेक्ट होता है एक न्यूरॉन, या न्यूरॉन न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, ठीक है। न्यूरॉन और मसल के बीच में जो स्पेस है, या न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जो कनेक्ट करता है न्यूरॉन को न्यूरॉन से,
जिसको हम बोलते हैं इंट्रा न्यूरोनल जंक्शन। न्यूरॉन और मसल से कनेक्ट होगा तो उसको बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो अब देखते हैं कि ये जो हम बार बार बोल रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर है कौन सा और इस कर क्या रहा है ये अंदर, ठीक है। तो मान लो ये हमारे ना न्यूरॉन का एंड पार्ट है, जो मैंने बताया था ना साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जो एंड पार्ट है, और ये मान लो हमारा है मसल है कोई एक, ये हमारी कोई एक मसल है, मान लो ऐसी एज्यूम करो। ये प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा जैसे मैंने बताया, प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से दिमाग में से बैठ जाना चाहिए किसके बाद क्या होता है ना। और जब आप या तो एग्जाम भी लिख रहे हो, कोई सा भी एग्जाम लिख रहे हो, जैसे नर्सिंग का एग्जाम लिख रहे हो, कॉम्पिटेटिव नहीं, जो नर्सिंग कर रहे हैं अभी लोग बच्चे वो लिख रहे हैं, तो वो भी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें तो नंबर अच्छे मिलेंगे। और वैसे हमें हर एक चीज पता होनी चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो सब चीज पता ही होनी चाहिए कि किस में क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर से नर्व इम्पल्सेस कौन लाया न्यूरोट्रांसमीटर तक, किसने पहुंचाई, और ये न्यूरोट्रांसमीटर का जनरेशन कहाँ पर हुआ, ये सब पता होना चाहिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर का जनरेशन कहाँ हुआ था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की वहां पर फॉर्मेशन होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ठीक है। उसके बाद जो नीचे साइनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं उसके अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो ये प्रोडक्शन वहां पर होगा सेल बॉडी में, फिर जाएगा ये सिनेप्टिक वेसिकल्स में। अब वहां जाकर क्या हो रहा है देखो, ये है सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये हमारा है साइनेप्टिक वेसाइकल्स। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर हमारे प्रेजेंट है हमारे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं, क्या नाम है इस न्यूरोट्रांसमीटर का, ये ही तो बताना है कि इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है। नाम होता है इस न्यूरोट्रांसमीटर का एसिटाइल कोलीन, एसिटाइल कोलीन, ACH, एसिटाइल कोलीन। तो ठीक है, अब यहाँ पर होती है दो चीजें मसल में, क्या है यहाँ पर दो चीजें, वो यहाँ होती है इनहिबिशन साइट और यहाँ होती है रिसेप्टर साइट, ठीक है। दो चीजें हैं इसके अंदर, ये हो गई हमारी रिसेप्टर साइट, रिसेप्टर साइट, और ये हो गई यहाँ पे इनहिबिटरी। अब ये जो एसिटाइल कोलाइन है, यहाँ पर इनहिबिशन जहां पर होगा, ये एसिटाइल कोलाइन क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा। अब कैसे जाएगा वो इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली, कि कैसे वहां तक जाएगा। तो जो ये रिसेप्टर साइट है उसको हम बोलते हैं कॉलिनर्जिक, जो हमारी रिसेप्टर साइट है इसको हम बोलते हैं कॉलिनर्जिक, और जो हमारी इनहिबिटरी साइट है उसको बोलते हैं कॉलिन ईस्टरेज। ये सारे टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, जब न्यूरोमस्कुलर की फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो ये ही होगा सब में, कॉलिनर्जिक, एंटी कॉलिनर्जिक, कॉलिनिस्ट्रेज, एंटी कॉलिनिस्ट्रेज। करते क्या है ये, कॉलिनर्जिक क्या करेगा, कॉलिनर्जिक हमेशा क्या करता है, एसिटाइल कोलाइन के लेवल को जो है बढ़ाता है, और कॉलिनिस्ट्रेज क्या करता है, घटाता है, ACH के लेवल को कम करता है, डिक्रीज करता है कॉलिनिस्ट्रेज, और ये कॉलिनर्जिक क्या करता है, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, अब ये देखो, अब ये जो है ना हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटाइल कोलिन, ये क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा रिसेप्टर साइट पर। रिसेप्टर साइट पर क्यों जाएगा, पहले क्योंकि अब रिसेप्टर साइट पे तो जाएगा क्योंकि रिसीव तो रिसेप्टर साइट ही करेगी ना, इनहिबिटरी साइट थोड़ी रिसीव कर सकती है, जिसका जो काम होगा वो वही करेगा ना। तो रिसेप्टर साइट का काम है रिसीव करना, तो एसिटाइल कोलाइन क्या करेगा, यहाँ जाएगा। किस लिए जाना है एसिटाइल कोलाइन को, इसलिए जाना है कि जो हमारे इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू मैसेजेस जा रहे हैं कि हाथ हटा लो, तो एसिटाइल कोलाइन जाकर ही तो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी तभी तो ये ट्रांसमिशन होगा, तभी हमारे मूवमेंट होंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से मान लो हमारी मसल्स के पास जाना है, तो यहाँ से चले गए 8 एसिटाइल कोलाइन चले गए, ठीक है। ये यहाँ आ गए,
ये एसिटाइलकोलिन यहाँ आ गए, पर क्या हुआ, ये रिसेप्टर साइट ने रिसीव तो कर लिए, पर हमें हमारी मसल्स को ना सिर्फ 4 की जरूरत थी, ठीक है, 4 की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा हो जाएगा मसल्स के लिए, उस काम के लिए बस हमारे मसल्स को 4 की ही जरूरत है। तो ये 4 जो है ये कौन रिसीव कर लेगा, 4 हमारे चले जाएंगे इनहिबिटरी साइड पे और 4 रह जाएंगे हमारे रिसेप्टर साइड पे, क्योंकि 4 की ही जरूरत थी तो 4 चले गए वहां इनहिबिटरी साइड पे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है 4 की, रिसेप्टर साइड ने 4 को रख लिया, ठीक है। इसी तरीके से बैलेंस भी मेंटेन हो गया ना, ऐसा थोड़ी है कि एकदम से ये सारे ही ले लेगा, अब सारे ही ले लेगा फिर तो लेवल बढ़ता ही चला जाएगा एसीएच का, एबनॉर्मैलिटीज थोड़ी क्रिएट करनी है, अभी तो हमें बस जनरेशन करना है, ट्रांसमिट करना है नर्व इम्पल्सेस को। तो 4 इसने ले लिए, 4 ही इनहिबिटरी साइड में चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये जो 4 थे फिर ये हो गए डिस्ट्रॉय, ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये 4 ही बचे यहाँ पे, इसलिए इसको बोला इनहिबिटरी साइड, इनहिबिट करता है, कम कर रहा है ये, और एसीएच के लेवल को भी कम कर रहा है। अब यहाँ पे इसने ले लिया तो एसीएच का लेवल बढ़ गया, मतलब एबनॉर्मैलिटी क्रिएट नहीं करी, मतलब बढ़ गया, बस पहले था नहीं अब हो गया। तो यहाँ पर जब ये एसीएच आ गया तो इसने क्या किया, मसल के मूवमेंट को क्रिएट किया, फिर इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन एक मेन बात ये है, चलो एसीएच चला तो गया, पर इस एसीएच को लेकर कौन गया यहाँ तक, एसीएच चला तो गया पर एसीएच को लेकर कौन गया यहाँ से यहाँ तक, कैसे वो पोस्ट साइनेप्टिक लोब में पहुंच गया, ये क्या है, इसके अंदर एक चीज और होती है, एक चीज और है, ये जो हमारा साइनेप्टिक वेसाइकल है ना, ये जो गोल गोल बनाया ये हमारा क्या है, साइनेप्टिक वेसाइकल है, इसके ऊपर कौन काम करता है, सिनेप्टिक वेसाइकल, इसके ऊपर कौन काम करता है, कैल्शियम रिफ्लक्स काम करता है, कैल्शियम रिफ्लक्स, ठीक है। कैल्शियम रिफ्लक्स क्या करेगा, इट एक्ट्स ऑन साइनेप्टिक वेसाइकल्स, और क्या करेगा, हेल्प करेगा रिलीज करने में, रिलीज ऑफ ACH, ठीक है। तो ये था हमारा मेन कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है और कैसे ये रिलीज हो रहा है, कैसे ये कहां से कहां जा रहा है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बन रहा है, ठीक है। तो ये हम कैल्शियम इफ्लक्स जो होता है हमारा क्या करता है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स में काम करता है ताकि वहां से ACH को रिलीज कर सके, ठीक है। ये था हमारा न्यूरॉन, एक बार इसको मैं समराइज कर देती हूँ, ये देखो ये है साइनेप्टिक वेसाइकल्स, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये हमारा मसल्स है, ये बीच में साइनेप्स है, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होती है रिसेप्टर साइट जिसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक जो कि ACH का लेवल बढ़ाती है, एक होती है इनहिबिटरी साइट जिसको हम बोलते हैं कोलिनिस्ट्रेस जो कि क्या करती है, ACH का लेवल कम करती है। अब होता क्या है, एसिटाइलकोलाइन को तो निकल के यहाँ आना है, मसल में आएगी तभी तो मसल मूवमेंट होगी, बिना इसके पहुंचे तो मसल मूवमेंट होगी नहीं। अब इसको जाना था यहाँ, अब आ गए एक्स्ट्रा, अब एक्स्ट्रा जो आ गए, जितने की जरूरत थी उतने तो रख लिए रिसेप्टर साइड में, अब जो इसकी जरूरत नहीं थी उसको उसने भगा दिया इनहिबिटर साइड पर। अब इनहिबिटरी साइड क्या करेगी, उसको कर देगी डैमेज कि भैया तुम्हारी जरूरत नहीं है इस मसल्स में, तुम निकलो। अब वो निकल गए, जितनों की जरूरत थी वो रह गए, तो जब ये रह गए तो इन्होंने क्या किया, मसल मूवमेंट कराया, इसका हो गया काम खत्म। अब एक बात और थी कि एसिटाइलकोलाइन को निकाला किसने, भाई अपने आप तो निकलेगा नहीं, इतनी जान इसमें है नहीं, इसको चाहिए किसी की जरूरत। तो जो हमारा कैल्शियम इफ्लक्स होता है, सॉरी ये रिफ्लक्स नहीं है, कैल्शियम इफ्लक्स जो होता है, इफ्लक्स, ठीक है, ये क्या करता है, ये काम करता है हमारे सिनेप्टिक वेसाइकल्स में जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इस पे काम करता है। ये क्या करेगा, इसके साथ मिलके यहाँ से कहेगा कि भैया न्यूरोट्रांसमीटर्स तुम जाओ अपना काम करो, तो ये निकल के फिर आ जाते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा हमने पढ़ लिया है न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं, न्यूरॉन के टाइप्स पढ़ लिए हैं, न्यूरॉन कैसे ट्रांसमिट जनरेट करता है इम्पल्सेस को, वो सब पढ़ लिया है। तो न्यूरॉन हमारा कंप्लीट हो गया है आज की क्लास में। न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, हमारे नर्वस सिस्टम की, क्या करती है, ट्रांसमिट और जनरेट करती है नर्व इम्पल्सेस को, कहाँ से कहाँ तक, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल बॉडी तक, पेरिफेरल बॉडी से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक,
ठीक है। स्ट्रक्चर में 3 टाइप इसके मेन हैं, 3 पार्ट्स। डेंड्राइट जो कि क्या करते हैं, सेल बॉडी की तरफ इम्पल्सेस को लेकर जाते हैं। फिर आता है सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या करती है, लेकर जाती है एक्सॉन तक, एक्सॉन क्या करती है, सिनेप्टिक वेसिकल्स तक जहां न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वहां तक इम्पल्सेस को लेकर जाती है। अब उसके बाद हमने देखे इसके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स इसके 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। स्ट्रक्चरल के बेस पे इसके 4 पार्ट्स हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एंड सूडो यूनिपोलर। और फंक्शन के टाइप पे से 3 टाइप्स हैं, मोटर, मोटर जिसको बोलते हैं हम एफरेंट, एंड सेंसरी जिसको हम बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। और तीसरा है मिक्स जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों आते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है फंक्शंस क्या है न्यूरॉन के, कैसे कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर है कैसे काम करता है, कैसे एक्शन पोटेंशियल होता है, पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता है, फिर एक्शन पोटेंशियल, फिर डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन होता है। तो ये पूरा जो न्यूरॉन का टॉपिक है वो हमारा खत्म हो चुका है। आई होप मेरी आज की क्लास आपको समझ आई हो, एंड प्लीज अगर समझ आई और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था, नर्व टिश्यूज जो है 2 टाइप के होते हैं, 90% न्यूरॉन से बने होते हैं और 10% न्यूरोग्लियल सेल्स से। तो नेक्स्ट क्लास है मेरी न्यूरोग्लियल सेल्स पर। थैंक यू।